नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें 14 अप्रैल को पीएम करेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ। सीएम धामी ने तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। वहीं कार्यक्रम को जन उत्सव बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखेगी उत्तराखंड की झलक। राज्य भर में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। वहीं रोड शो में जन भागीदारी बढ़ाने की अपील की गई है। वहीं अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश भी दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं कॉरिडोर से पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, यह भी दावा किया जा रहा है। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 14 अप्रैल को पीएम मोदी इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी ने तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं कार्यक्रम को जन उत्सव बनाने के निर्देश दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखेगी उत्तराखंड की झलक। राज्य भर में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। वहीं रोड शो में जन भागीदारी बढ़ाने की अपील की गई है। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। कॉरिडोर से पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। 14 अप्रैल को पीएम करेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ। वहीं युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। यह अनुमान लगाया जा रहा है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। कार्यक्रम को जन उत्सव बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? देखिए प्रशांत, पीएम मोदी के संभावित 14 अप्रैल के दौरे को लेकर के इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ क्योंकि होना है और ऐसे में सीएम धामी ने इसकी तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। कार्यक्रम को जन उत्सव बनाने के निर्देश जो है वो उनके ओर से दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी कहा गया है कि वहां पर उत्तराखंड की जो झलक है वो दिखनी चाहिए राज्य भर में, क्योंकि जो है स्वच्छता अभियान जो है इस दौरान चलाया जाएगा। रोड शो में जन भागीदारी बढ़ाने की अपील की गई है। अधिकारियों को समन्वय के साथ साथ काम करने के निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि कॉरिडोर से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी और इससे निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली देहरादून की दूरी कम होगी तो पर्यटन जो है बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करेंगे और आने वाले वक्त में पर्यटन के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा होगा। युवाओं के लिए जो है रोजगार के नए अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी किफायती फायदेमंद होगा। तो इसके लिए जो है लगातार जो प्रयास है वो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और ऐसे में बैठक की जा रही है और बैठक में जो है तैयारियों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किसी प्रकार की जो कठिनाई है या किसी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। लोगों को रूट डाइवर्ट के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाए और उसकी मैपिंग गूगल मैप पे भी कराई जाए ताकि लोगों को समझ आए कि आखिरकार गूगल मैप के अगर दौरान भी कोई भी उसके साथ ऐसे जाता है तो उसको पता रहे कि रूट डाइवर्ट कैसे कहाँ हो रखा है। योगेश, इस कॉरिडोर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलने के किस तरीके के अवसर सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए युवाओं के लिए अवसर खुलेंगे, उम्मीद बनेगी क्योंकि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में जिस तरह से कॉरिडोर बना है और ऐसे में इसका उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन होने के बाद नई कंपनियां हैं उनके भी आने की उम्मीद है, क्योंकि पहले जो है कहीं ना कहीं लंबे जाम और लंबा वक्त लगने की वजह से जो है जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर आने से गुरेज करते थे। लेकिन जिस तरह से दूरी कम हुई है, अब जो है दिल्ली देहरादून जाने की जो दूरी है वो महज 3 घंटे में पूरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया तो उसके चलते अब जो है रुझान रहेगा और निश्चित तौर पर नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नए रोजगार युवाओं को मिलते नजर आएंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल जो है कहीं ना कहीं हुई है और इससे जो है सकारात्मक जो है इसके जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। योगेश, आने वाले चुनावों को लेकर ये 14 अप्रैल का पीएम मोदी का दौरा कितना अहम माना जा रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल 14 अप्रैल का दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार अपने 4 साल के कार्यक्रमों को लेकर के लगातार कार्यक्रम कर रही है। हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ, हल्द्वानी में कार्यक्रम हुआ, देहरादून में कार्यक्रम किया गया। लेकिन अब जिस तरह से देहरादून में ये कहा जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन होगा, तो निश्चित तौर पर देखिए कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी वहां मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और जो है प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। तो उनका यहाँ पर आना और उसके बाद यहाँ की जनता को संबोधित करना एक बड़ा मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले जो चुनाव है उससे में फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
तो देखिए किस तरीके से 14 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड में इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन प्रहार में दून पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। एसएसपी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं पूरे जिले में पुलिस टीमों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एटीएस के साथ संदिग्धों की जांच लगातार जारी है। वहीं वाहन और व्यक्तियों की हो रही है सख्त चेकिंग। देर रात घूमने वालों से भी पूछताछ तेज कर दी गई है। वहीं संदिग्धों को लाकर थाने में की जा रही है जांच। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत देर रात घूमने वालों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों को लाकर थाने में जांच की जा रही है। वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन और व्यक्तियों की भी सख्त चेकिंग की जा रही है। एटीएस के साथ संदिग्धों की जांच जो है वो लगातार जारी है। पूरे जिले में पुलिस टीमों की कड़ी निगरानी है। तो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले भर में जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बड़े अगली खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो गया है। वर्चुअली सभी जिलों के एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की गई है। किराएदार और घरेलू नौकरों के अनिवार्य सत्यापन के कड़े निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। वहीं महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति मॉड्यूल के व्यापक प्रचार पर भी जोर दिया जा रहा है। गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की तलाश में संवेदनशीलता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस बैठक में ऑपरेशन इस्माइल के तहत बरामदगी में तेजी लाने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस सत्यापन अभियान को निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और वन विभाग में सालों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को नियमित न किए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसके बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार के कार्मिक सचिव शैलेश बगोली को 20 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए। वहीं कोर्ट ने उनसे यह भी स्पष्ट करने को कहा कि अब तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही सरकार ने इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी भी देने को कहा गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष केवल एक कहते हैं गुमराह करने की कोशिश की गई और एक कल स्टेटमेंट ये था कि जी हमने रूल बना दिए इनके लिए, और जो है इन्होंने ये कहा कि जी हमने 20 फरवरी 2026 का एक ऑर्डर निकाला है जिसके द्वारा इनसे संविदा वगैरह भराने का, जो न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि उसका जो क्लॉज 1 और 1 है वही अपने आप में ये साबित करता है कि ये कंटेम्प्ट सीधा कंटेम्प्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि उसमें ये कह दिया कि ये अस्थायी रहेंगे, इनको नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो मतलब किस तरह से राज्य की ब्यूरोक्रेसी जो है न्यायालय के आदेशों को गुमराह कर रही है। तो माननीय न्यायालय ने इस पे जो है कड़ा रुख अपनाते हुए जो कार्मिक सचिव हैं शैलेश बगोली साहब, उनको जो है 20 तारीख को व्यक्तिगत रूप से थ्रू वीसी के थ्रू न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा है। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मेला प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। कुंभ 2027 को लेकर मेला प्रशासन ने सड़कों, चौराहों और पार्किंग व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की मुहिम तेज कर दी है। मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हर की पौड़ी, कावड़ पटरी मार्ग, बहादुराबाद और बाईपास समेत कई क्षेत्रों का जायजा लिया गया है। सफाई, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था सुधारने पर भी विशेष जोर दिया गया है। साथ ही मेलाधिकारी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। मेरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जहाँ जहाँ हमारी मेजर रोड है, स्पेसिफिकली हम लोग जो रोड हम लोग बना रहे हैं, बड़ी जो मेजर रोड्स हैं उनका भ्रमण किया गया और साथ ही साथ पूरी जो कांवड़ पटरी है हमारी, उसको मैंने देखा कहाँ कहाँ काम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। इसके अलावा शहर में जो मेजर पॉइंट्स हैं जैसे बस स्टैंड हो गया, हमारे रेलवे स्टेशन हो गए, भीमगौड़ा जो है हमारा, वहाँ पे उस एरिया में भी हम लोगों ने पूरा देखा और जो हमारी पार्किंग है वो भी हमने देखी। तो जहाँ जहाँ काम की हमें रिक्वायरमेंट लग रही है
उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे काम कर रहे हैं। वही खबर चामोली से है, जहां उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड़ की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि, शिक्षा, उद्यान और पर्यटन से जुड़ी समस्याएं उठाई। बता दें कि तहसील दिवस में कुल 48 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देशों के साथ प्रेषित किया गया है। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय विधि में समाधान सुनिश्चित किया जाए। विधानसभावार हमारे पास लगभग 48 शिकायतें आई हैं अभी तक की, और जिनमें से बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं कि जिनका मौके पे निस्तारण हो गया। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो वित्त से संबंधित है, बजट से संबंधित है या मौके पे जांच की जानी है, उनके लिए संबंधित विभागों को हमने निर्देशित कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि वो 15 दिन में उसकी एक तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करेंगे, और जहाँ पे बजट से संबंधित उस स्तर पे भी बात की जानी है वो भी वार्ता करेंगे। आपको बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर करवट ली है। कई मैदानी क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाली पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी लगातार जारी है। इससे पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का एहसास बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रात से ही देहरादून, हरिद्वार, रायपुर, जोलीग्रांट समेत कई मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरने की संभावना है। तो देखिए किस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिससे पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार रात से ही देहरादून, हरिद्वार, रायपुर, जोलीग्रांट समेत कई मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश हमारे साथ है। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मौसम को लेकर? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया था कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन का अलर्ट जारी किया था। इसी को देखते हुए लगातार इस तरीके से मौसम विभाग और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण अब कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो किसान है उनको भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से किसानों ने बताया कि पिछले 1 महीने में जो फसल थी वो पकनी शुरू हुई थी, लेकिन बारिश से आते ही कहीं न कहीं अब दिक्कतों का बदलाव की बात की जाए तो अक्सर बीते लगभग 1 महीने पहले इतनी ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी और मौसम ने एकदम से ही करवट बदल दी। और मौसम ने करवट बदलते जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार से मौसम रहेगा, ये मौसम यही बरकरार रहता है या फिर। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर आपको बता दें, जहां उधम सिंह नगर के जहांगीरपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। लगभग 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को फोन कर सप्लाई बंद करने की मांग की तो विभाग के कर्मचारियों ने पहले एप्लीकेशन देने की बात कही। आरोप है कि समय रहते बिजली नहीं काटी गई, जिससे आग और ज्यादा फैल गई और नुकसान बढ़ गया। वहीं पीड़ित किसान परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आप जानते ही हैं कि ठेका बहुत महंगा हो रहा है, जमीनों का महंगा ठेका हो रखा है। किसानों को दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती हैं, खाद बहुत महंगे मिलते हैं। उसके बावजूद भी, सारी चीज़ें महंगी होने के बावजूद भी किसान इतनी मेहनत करके फसल उगा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करके गेहूं उगाई है और गेहूं इस समय एकदम पकी हुई खड़ी है। पिछले 4-5 दिन से लाइट बंद है। आज बिजली विभाग की लापरवाही कहेंगे कि इनकी लापरवाही से उन्होंने लाइट छोड़ी है और लाइट छोड़ने के कारण आज यहाँ फॉल्ट हुआ है।
आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ वो लाइनमैन खड़े हुए हैं जो अब तारों में डंडे मारने लगे हुए हैं। क्या इनको पहले नहीं पता था? इन्होंने सुबह जब लाइट छोड़ी इनको नहीं पता था कि पूरे इलाके में, एरिया में क्या नाम है गेहूं पका हुआ है। अब इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस गेहूं को उगाया है, कम से कम 1 एकड़ जो गेहूं है जल गई है, इसका मुआवजा कौन भरेगा? लगभग 60-70 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है हमारे हिसाब से। 60 से 70 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है और 100 से 150 लोग नहीं खेत में आते तो ये आग पे काबू नहीं पाया जा सकता था। और इसके साथ में 100 से 200 एकड़ एरिया जुड़ा हुआ था जो सारा जल के राख हो जाता। शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बिजली विभाग को टाइट करके इस लाइन को बिल्कुल सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक बंद करा जाए और हमारा मुआवजा किसान को उसका हक दिया जाए। वहीं हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 से 15 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोग बस में ही फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं हरिद्वार में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लाउड किचन योजना शुरू की गई। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर सेंटर में कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों को घर जैसा खाना उपलब्ध कराना और महिलाओं को घर से ही रोजगार मुहैया कराना है। वहीं प्रशिक्षण के दौरान RCETI और NRLM के सहयोग से महिलाओं को उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस और वित्तीय फंड जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। क्लाउड किचन का हमारा दूसरा प्रशिक्षण का सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है और इसमें 30 के आसपास हमारी बहनें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहला बैच हमने जाड़ों में किया था, उसका अच्छा रिस्पांस आया और कई हमारी जो बहनें हैं उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में कैंटीन का भी ऑर्डर उनको मिल गया है, कैंटीन चलाने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो हमारा प्रशिक्षण होगा ये और भी बेहतर होगा और इससे जो रसोई से रोज़गार की हमारी कॉन्सेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रोज़गार परक योजनाओं में इसको हमने लिया है, इसको बढ़ावा मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण चरण होगा। वहीं दुनिया जानती है कि उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां भी हैं, जिसकी चर्चा देश भर में होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई बड़े नेता भी धामी की बड़ी उपलब्धियों की अक्सर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी, विकास, रोजगार और हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है और इन सभी मुद्दों पर पुष्कर सिंह धामी काम कर चुके हैं। बावजूद पार्टी ने सीएम धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं डाला, तो सवाल है क्यों? चर्चा पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक और मनोज तिवारी से लेकर कंगना रनौत तक का नाम शामिल किया गया। लेकिन एक नाम ने सत्ता के गलियारों में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वो नाम है देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो युवा है, जिन्होंने खुद को परफॉर्मर सीएम के रूप में स्थापित किया है, जिनके नाम पर समान नागरिक संहिता और सख्त नकल विरोधी कानून, मदरसा बोर्ड खत्म करने जैसे बड़े बड़े फैसले हैं। बावजूद पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया है। सवाल है क्यों? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद को एक निर्णायक नेता के रूप में पेश किया है। सीएम धामी ने प्रदेश में यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून, लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू किया है, मदरसा बोर्ड खत्म किया, 4 वर्षों में ही 32,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी, निवेश और पर्यटकों को बढ़ावा दिया, डेमोग्राफी पर काम किया और कानून व्यवस्था को मजबूती दी है, धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। ऐसे में स्वाभाविक था कि बीजेपी उन्हें हिंदुत्व और युवा फेस के तौर पर पश्चिम बंगाल में आगे रख सकती थी, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसे लेकर कई सवाल हैं और इस सवाल पर पार्टी नेताओं की अपनी अपनी दलीलें हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं वहाँ डिमांड आती है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से जाते हैं, मुख्यमंत्री की हैसियत से जाते हैं, नेता की हैसियत से जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं और उनका अपना डिमांड है सब जगह पर, उनके भाषणों की, उनको सुनने के लिए
लाखों की तादाद में लोग आते हैं। महिलाओं के हित में उन्होंने तमाम काम किए हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके उन्होंने वंचित और पिछड़ी महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया है और यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम महिलाओं के हित में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाए हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए और जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी गए हैं अभी तक, वहाँ उम्मीदवार विजयी रहे हैं। पार्टी के समर्थन में उन्होंने चुनाव सभाएं की हैं और बंगाल से भी उनको निमंत्रण आया था। उन विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार में गए हैं और अभी भविष्य में और जगह प्रचार में भी जाएंगे। और विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है, बेबुनियाद आरोप, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके नेताओं को कहीं नहीं भेजा जा रहा है। वो प्रदेश में अपने आपसी झगड़े में ही उलझे हुए हैं। कहीं हाईकमान भी उनको नहीं पूछ रहा है, पार्टी का नेतृत्व उनको नहीं पूछता। इसलिए कांग्रेस के लोग इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री का अपना व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है। मुख्यमंत्री का एक हमारे स्टार प्रचारक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर हर व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और मुख्यमंत्री जी भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। निश्चित रूप से उसका बड़ा फायदा बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बीजेपी जिन मुद्दों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसमें अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, डेमोग्राफी, विकास, रोजगार और हिंदुत्व प्रमुख है। और बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी मुद्दों पर बड़े निर्णय ले चुके हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने सीएम धामी की अनदेखी की, जिस पर बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं, तो विपक्ष इन सवालों को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत की गारंटी माने जाने लगा है, क्योंकि उनके चुनाव प्रचार का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा। बिहार विधानसभा चुनाव को उदाहरण के रूप में अगर समझा जा सकता है, तो सीएम धामी ने बिहार में जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उनमें से अधिकांश पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। उनकी रैलियों का एनडीए की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सीएम धामी को स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया? क्यों परफॉर्मर सीएम की अनदेखी की गई? क्यों सबसे युवा मुख्यमंत्री को नजरअंदाज किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। वही फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।